संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण की परिभाषा एवं सिद्धांत भाग 5। प्रत्येक संदेश में एक भौतिक अंश होता है, एक बौद्धिक अर्थ होता है तथा भावात्मक निवेश होता है, तो साथ ही उस संदेश के पूर्ण मंतव्य लक्ष्य का आत्मा तक पहुंचना भी आवश्यक है। ये भावनाएं और मंतव्य प्रायः मानस के माध्यम से ही आत्मा तक पहुंचते हैं। मानस को अंग्रेजी में अन्य उपयुक्त पर्याय नहीं होने के कारण प्रायः मस्तिष्क माइंड की संज्ञा दी जाती है। भारतीय दर्शन में यह मन या मानस ही है जिसको कामनाओं, भावनाओं और संप्रेषण का भंडार माना गया है। बुद्धि के द्वारा प्रेषित कोई भी संदेश मन तक नहीं पहुंचता, वह केवल ग्रहणकर्ता के मस्तिष्क या बुद्धि तक पहुंचकर रह जाता है। ग्रहणकर्ता की बुद्धि में उस संदेश के प्रति तर्क वितर्क, स्वीकृति अस्वीकृति आदि सहज ही उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्धि जीवन में अनेक प्रकार के अंतर्द्वंद्वों का प्रमुख कारण भी सिद्ध होती है। हमारे अहं की अभिव्यक्ति प्राय इस बुद्धि के माध्यम से ही होती है। बुद्धि प्राय विरोधी विचारों को सहज रूप में स्वीकार नहीं करती। विश्व के अधिकांश बुद्धिजीवी इसी वर्ग में आते हैं, किंतु जो इसके अपवाद होते हैं वे मनीषियों और वैज्ञानिकों की ऊंचाई तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। दूसरी ओर मानस आत्मा के सबसे निकट होता है। यह ग्रहणकर्ता के मानस तक भावनाओं, मंतव्यों आदि का संप्रेषण कर सकता है। ये भावनाएं उस भौतिक संदेश पर अध्यारोपित हो जाती हैं। ये भावनाएं ही संदेश के ग्रहणकर्ता द्वारा उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का मुख्य आधार बनती है। इन भावनाओं के सहयोग बिना कोई भी संदेश पूर्ण नहीं होता। यह सब मात्र यांत्रिक है, मानवीय नहीं है, किंतु इसमें मानव हृदय का होना भी अत्यावश्यक है। हमारा मानस हमारी इंद्रियों के द्वारा संचालित होता है। यही हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। हमारे कान, नाक, आँख, त्वचा, जीभ आदि के माध्यम से इस मानस तक पहुँचने वाले संदेश मानव को निरंतर व्यस्त रखते हैं। ये संदेश अनगिनत होते हैं, विरोधाभासी, भ्रामक या अवांछित भी हो सकते हैं। जो भाव हमारे अंदर उठ रहे हैं वे किस प्रकार संचारित कम्युनिकेट हो रहे हैं, यदि हम इस सूक्ष्म धरातल तक जाएं तो ज्ञात होगा मेरे विचार मेरे शरीर के रोम रोम में प्रकट हो रहे हैं। जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, चित्र बना रहा हूँ या कोई सृजन कर रहा हूँ, तो वे ही भाव स्वतः आगे संप्रेषित हो रहे हैं। प्रार्थना, उपासना, जप आदि नोढ़ा भक्ति के सभी उपक्रम एक तरफा संप्रेषण होते हैं। इनमें मौन संप्रेषण तथा आत्म संवाद भी सम्मिलित है। ये सभी आत्मा के साथ जुड़े हुए भाव प्रधान संवाद हैं। अपने इष्ट के प्रति, प्रिय के प्रति, आत्मीय जन के प्रति। किंतु गहराई से देखें तो यह सब एक तरफा नहीं होता। कोई न कोई सूत्र माध्यम की भूमिका निभाता है। चित्र या मूर्ति देखकर एक आनंद की लहर अथवा एक भाव मन तक, आत्मा तक पहुंचता है। लगता है कोई निर्देश या संदेश दूसरी ओर से भी आ रहा है जो निरंतर ग्रहण हो रहा है। दर्शन की भाषा में कहें तो एक अनुभूति अंदर तक पहुंच रही है। यह भी एक संप्रेषण है जो एक तरफा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिसका हम दर्शन कर रहे हैं उसकी छवि हमारी आत्मा में भी बैठी है और हम उस मूर्ति से जो आत्मा में बैठी है संवाद कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। संबंध अर्थात बराबरी का बंध, एक दूसरे के साथ बराबरी का रिश्ता, आदान प्रदान का व्यवहार।
एक प्रकार का योग। संबंध समान व्यवहार का भी हो सकता है और विपरीत व्यवहार का भी। संबंध चाहने से भी हो सकता है और अनचाहे भी। कर्तव्यवश भी संबंध बनाए रखना पड़ सकता है। संबंध कई बार विषम बंध की दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न है, संबंध किसका और किससे? संबंध क्यों? इसी में सारा विश्व व्यापार और सामाजिक जीवन का व्यवहार आ जाता है। व्यक्ति जीवन में अनेक रूपों में जीता हुआ अनेक प्रकार के संबंध बनाता है। अनेक संबंध उसको परिवेश से भी मिलते हैं तो अनेक संबंध उसके सृष्टिगत विकास क्रम से प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम उसके संबंध वंशानुगत स्वरूप के आधार पर दिखाई पड़ते हैं। उसके परिजन तथा परिवार में उसका स्थान उसका पहला व्यवहार निर्धारित करते हैं। यहीं से उसकी व्यवहार मूल आचार संहिता का निर्माण होता है। उसके संस्कार निर्मित होते हैं। समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण बनता है। अनेक धार्मिक मान्यताएं अथवा धारणाएं उसके मन में उतरती हैं। इसी के साथ साथ उसकी अपनी प्रकृति, शारीरिक गठन, मानसिक गठन एवं व्यवहार भी उसके संबंधों के परिचायक बनते हैं। इसी के अनुरूप उसे व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं, जिसके फलस्वरूप उसका चिंतन विकास पाता है। उसके अपने कर्म भी समय समय पर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। यह उसके सुख दुख का अनुभव उसके व्यक्तित्व का प्रभाव क्षेत्र है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर उसके अवचेतन मन का विकास होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का स्वरूप बनता है। क्या करें क्या न करें जैसी अवधारणाएं बलवती होती हैं। उसको क्या अपना लगता है क्या नहीं लगता, किस पर कितना अधिकार है आदि क्रिया कारण भाव के प्रति उसका दृष्टिकोण बनता है। अर्थात उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष तैयार होता है। उसके मन की दुनिया तैयार होती है। भावनात्मक विकास एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता परिलक्षित होते हैं। इन्हीं के साथ उसका सामाजिक परिवेश जुड़ता है। जिस जाति, समाज एवं स्थान पर वह जी रहा है उसका प्रभाव किसी तरह कम नहीं होता। उसके समक्ष अनेक मर्यादाएं होती हैं। सामाजिक दायित्व होते हैं। इष्ट मित्र होते हैं। मान्यताएं होती हैं। धार्मिक परिवेश होता है जिन्हें उसे स्वीकारना या नकारना पड़ता है अथवा बीच का कोई मार्ग निकालकर अपने संबंध बनाने होते हैं। उसके इसी व्यक्तित्व के आधार पर समाज उसे स्वीकार करता है अथवा नकारता है। उसके विकास में भागीदार बनता है या नहीं बनता। आज शिक्षा के साथ साथ शहरीकरण ने इस परिवेश में बहुत कुछ बदलाव ला दिया है। व्यक्ति एक दूसरे के बहुत पास रहकर नहीं जी पाता। जीवन क्रम भी व्यस्त हो जाता है। सामाजिक परिवेश का प्रभाव कम होता जा रहा है। सुख दुख में व्यक्ति स्वयं को अकेला पाता है। यह भी सही है कि इस कारण नई तरह के समुदाय शहरों में बनने लगे हैं, किंतु उनका प्रभाव व्यक्ति के अवचेतन मन को प्रभावित नहीं कर पाता। इस प्रकार के संघ और एसोसिएशन सामाजिक रूप से प्रभावी नहीं हो पाते। व्यक्ति की मर्यादाएं भी निर्धारित नहीं कर पाते। उत्तरदायित्व बोध का तो प्रश्न ही नहीं है। इसके कार्यकलाप इतने सीमित होते हैं कि सबका नियमित रूप से मिलना ही नहीं होता।